अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हज़रत बिलाल और क्वालिटी कोच एकेडमी में फ़िज़िक्स पढ़ाता हूँ। इस संडे टेस्ट में जो चैप्टर 3rd and 4th इंक्लूड है उसके MCQs आज डिस्कस करते हैं। फर्स्ट MCQ जो है वो गिवन है, टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट मासेस हैव सेम लीनियर मोमेंटम, देन द लाइट ऑब्जेक्ट विल पोजेस वेलोसिटी। अच्छा बेटा, क्वेश्चन ये है कि अगर हमारे पास लाइट दो डिफरेंट मासेस है, एक लाइट है और एक हेवी है, और दोनों का मोमेंटम सेम हो, तो स्पीड किसकी ज़्यादा होगी? तो हमारे पास एक रिलेशन है मोमेंटम कंजर्वेशन की, P = mv। इस रिलेशन के मुताबिक अगर हमारे पास मोमेंटम की वैल्यू कांस्टेंट हो तो मास और वेलोसिटी के दरमियान जो रिलेशन है वो क्या है? वो इन्वर्स आता है। मतलब ये हुआ कि लाइट मास के लिए, लाइट बॉडी के लिए स्पीड ज़्यादा होगी, जबकि हेवी मास के लिए स्पीड की वैल्यू कम होगी मोमेंटम कंजर्वेशन के दौरान। जिस तरह बुलेट और गन की हम बात करते हैं, एग्जांपल पढ़ते हैं, बुलेट का मास कम, स्पीड ज़्यादा, गन का मास ज़्यादा, स्पीड कम, द मोमेंटम रिमेन कंजर्व। तो अगर लाइट बॉडी की स्पीड की बात की जाए तो ग्रेटर, इट्स स्पीड विल बी ग्रेटर देन द हेवी बॉडी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट MCQ है, किलोग्राम इज द यूनिट ऑफ वेट, फोर्स, इनर्शिया, नन ऑफ दीज। याद रखिए, किलोग्राम इज द यूनिट ऑफ मास। ठीक है, यहाँ पे इनर्शिया गिवन है। इनर्शिया इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी, ये कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। इस वजह से हाँ, मास पे डिपेंड करता है, लेकिन आप इसके लिए किलोग्राम एज यूनिट इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, तो नन ऑफ दीज इसमें जो है वो ऑप्शन सी करेक्ट है, 126 सी। नेक्स्ट है, इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ द स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस रिप्रेजेंट्स। अगर हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, और उसमें जो ग्राफ बन रहा है वो टाइम एक्सिस के पैरेलल में बने, तो इस तरह का ग्राफ किस तरह का मोशन रिप्रेजेंट करेगा? एक ऐसा मोशन जिसमें यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो, एक ऐसा मोशन जिसमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो, जीरो वेलोसिटी हो, वेरिएबल एक्सेलरेशन हो। तो याद रखिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि टाइम के साथ साथ वेलोसिटी की वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी क्या होगी? वो कांस्टेंट या यूनिफॉर्म होगी। अगर यही स्ट्रेट लाइन यहाँ से होता तो फिर हम कहते हैं एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर ए है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, 127 ऑप्शन ए। नेक्स्ट MCQ है, the time in which the force of 4 Newton produces a change in momentum of 0.4 meter per second will be। ये MCQ जो है ये फोर्स और मोमेंटम के दरमियान जो रिलेशन है उस पे बनाया गया है कि न्यूटन सेकेंड लॉ को आप इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ दैट बॉडी। अब यहाँ पे आपसे टाइम पूछा गया है, जबकि मोमेंटम और फोर्स दोनों की वैल्यूज हमें गिवन है। मोमेंटम की वैल्यू यहाँ गिवन है 0.4, चेंज इन मोमेंटम 0.4 मीटर पर सेकेंड, जबकि फोर्स गिवन है 4। तो 0.4 पॉइंट हटाएंगे तो हमारे पास नीचे 10 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 4, 4 के साथ कैंसिल, 1/10 से बेटा आता है 0.1 सेकेंड। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, जो कि MCQ 128 में ऑप्शन सी। कांस्टेंट स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स जीरो वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जीरो एक्सेलरेशन। अभी मैंने एक ग्राफ बनाया था, इस ग्राफ में ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर हम ले, इस ग्राफ में, अब अगर ग्राफ आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ में इस तरह का ग्राफ आप ड्रा करेंगे तो इस ग्राफ के लिए हमेशा हमारे पास जो स्लोप की वैल्यू होगी वो क्या रहेगी? वो कांस्टेंट रहेगी। आप जिस भी दो पॉइंट्स के दरमियान स्लोप की वैल्यू निकालेंगे तो द स्लोप विल रिमेन द सेम। हमने पढ़ा था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमें एक्सेलरेशन देता है। अगर स्लोप कांस्टेंट है, इट मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन विल ऑलवेज बी कांस्टेंट। इसके लिए तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगी। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट है, 129 ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट MCQ है 130, acceleration and velocity of a body are inclined perpendicular to each other when the body is accelerating
deaccelerating, moving along a circle, are performing rotational motion. याद रखिए वेलोसिटी और एक्सेलरेशन आपस में कभी पैरेलल हो सकते हैं, कभी एंटी पैरेलल हो सकते हैं और कभी परपेंडिकुलर हो सकते हैं. जब किसी बॉडी की स्पीड बढ़ रही होती है तो हम कहते हैं कि दोनों आपस में सेम डायरेक्शन में है. जब डिक्रीज स्लो, कोई बॉडी स्लो होती है तो हम कहते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, जिस तरह डिएक्सेलरेशन में होती है. लेकिन सर्कुलर मोशन के दौरान आप देखते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है एक ऑब्जेक्ट पे, एक मास पे. ये सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा के लिए सेंटर की तरफ लगता है. तो जिस तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स होगी उस वही डायरेक्शन क्या होगी, एक्सेलरेशन की होगी. लेकिन जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है वो टेंजेंशियल होती है. तो मतलब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के दरमियान एंगल क्या होता है, 90. तो सर्कुलर मोशन के दौरान वेलोसिटी और एक्सेलरेशन आपस में क्या होते हैं, ये परपेंडिकुलर होते हैं. तो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट है. 130, ऑप्शन नंबर सी. 131 MCQ है. During a free fall motion, the velocity of the body is increasing uniformly, decreasing uniformly, will remain same, may increase or decrease uniformly. अच्छा याद रखिए, फ्री फॉल मोशन. पहले तो फ्री फॉल मोशन एक ऐसा मोशन कि जिसमें एक ऑब्जेक्ट पे सिर्फ और सिर्फ फोर्स ऑफ ग्रेविटी ही लगती है या जिसके दौरान जी की वैल्यू कांस्टेंट रहती है. अब याद रखिए, इससे ये मुराद नहीं है कि कोई बॉडी अगर ज़मीन की तरफ गिरती है तो यही फ्री फॉल होगी. नहीं, फ्री फॉल एक बॉडी नीचे भी गिर सकती है. फ्री फॉल के दौरान अगर कोई बॉडी ऊपर जा रही है, अपने थ्रो की है, ऊपर जा रही है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, ओनली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी इन द एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस, तो भी फ्री फॉल हो सकता है. तो जब कोई भी बॉडी नीचे की तरफ गिरती है तो मुसलसल यूनिफॉर्मली उसकी वेलोसिटी में इजाफा होता है. तो ड्यू टू यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग वेलोसिटी द एक्सेलरेशन जी विल रिमेन कांस्टेंट. लेकिन यही बॉडी अगर ऊपर की तरफ जाती है तो ड्यू टू यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग वेलोसिटी द एक्सेलरेशन विल अगेन रिमेन कांस्टेंट. दैट इज, नीचे आती है +9.8, ऊपर के लिए -9.8. तो इंक्रीज डिक्रीज दोनों हो सकती है, दोनों पॉसिबल है. फोर्थ ऑप्शन इसमें करेक्ट है. फ्री फॉल के दौरान यूनिफॉर्मली इंक्रीज भी हो सकती है, फ्री फॉल के दौरान यूनिफॉर्मली डिक्रीज भी हो सकती है. तो ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 132 जो है ये गिवन है. सपोज द डिस्टेंस s which is equal to 2vi plus 8t square is the distance covered by a body in time t. In this equation vi is the initial velocity, t is the time. You are asked to calculate the acceleration which is produced. क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है डिस्टेंस कवर्ड के बारे में कि डिस्टेंस एक बॉडी ने कवर की है जो कि गिवन है 2vi plus 8t स्क्वायर के इक्वेशन से. ये इक्वेशन का फॉर्म का गिवन है हमारे पास. अगर आपको याद हो जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो है t इज इक्वल टू vit प्लस हाफ at स्क्वायर. अगर आप एक्सेलरेशन मालूम करते हैं बेटा तो आपको ये टर्म इस टर्म के साथ कंपेयर करना होगा. तो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 into हाफ a इज इक्वल टू 8 या a is equal to 2 multiplied by 8, that is 16 meter per second square. So acceleration produced will be 16 meter per second square, and that is option number D. 132 में ऑप्शन नंबर D आता है. 133 क्वेश्चन नंबर है 133. A force of 100 dyne is acting on a mass of 5 gram. फोर्स और मास आपको गिवन है. फॉर अ टाइम 0.2 सेकेंड द चेंज इन वेलोसिटी इज गिवन बाय. वेलोसिटी में चेंज किसके बराबर होगा? अच्छा बेटा आप लिखते हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम. यहां से आप लिखेंगे चेंज वेलोसिटी इज इक्वल टू a इनटू टाइम. टाइम आपको गिवन है लेकिन एक्सेलरेशन की वैल्यू नहीं गिवन. एक्सेलरेशन नहीं गिवन लेकिन हमें फोर्स और मास दोनों की वैल्यू गिवन है. F/m से आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं. फोर्स क्या है बेटा 100 और मास 5 गिवन है तो इधर से आएगा 20. इसी 20 को बेटा मल्टीप्लाई करें इस इक्वेशन में, 20 पुट करें एक्सेलरेशन की जगह और टाइम आपको गिवन था 0.2. तो ये पॉइंट हटाएंगे 2 नीचे आ जाएगा, 10 नीचे 0 तो 2 2 4 सेंटीमीटर, क्योंकि ग्राम और आपने यूनिट इस्तेमाल किए थे डाइन और ग्राम के, तो ये CGS सिस्टम है. CGS सिस्टम में फिर आप इसके लिए इस्तेमाल करेंगे सेंटीमीटर पर सेकंड, क्योंकि लेंथ के लिए सेंटीमीटर इस्तेमाल होता है. तो यहाँ पे ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा. 133 में ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट MCQ है
a body of weight 10 Newton falls through a height of 2.5 meter, its kinetic energy will be. कोई ऑब्जेक्ट जो ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है तो हमने पढ़ा हुआ है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होती है। जब नीचे एक ऑब्जेक्ट आ रहा है तो इसकी हाइट कम हो रही तो पोटेंशियल एनर्जी में कमी आती है, लेकिन साथ साथ इसकी रफ्तार बढ़ रही है, स्पीड बढ़ रही है, तो काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज आएगा। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ड्यूरिंग द डाउनवर्ड मोशन लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल टू द गेन इन काइनेटिक एनर्जी। उस रिलेशन से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। गेन इन काइनेटिक एनर्जी will be equal to loss in potential energy, जैसे आप कहते हैं mgh या mg की जगह w into h। w गिवन है 10, h की वैल्यू 2.5। तो बेटा ये पॉइंट हटाएंगे, 10 नीचे आ जाएगा, 10 के साथ कैंसिल, तो 25 जाउल जो होगा वो आंसर आएगा। इन दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपके पास इसका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, एन इंजन डेवलप्स 1 किलोवाट ऑफ पावर, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू लिफ्ट अ मास ऑफ 200 kg टू द हाइट ऑफ 4 मीटर। एक इंजन है, लिफ्टिंग मशीन है, जो कि एक मास को ऊपर की तरफ लेके जा रहा है, और उसका जो इंजन है वो कितना पावर लगा रहा है, 1 किलोवाट। तो बेटा आपके पास पावर गिवन है 1 किलोवाट, इट मीन 1000 वाट। ठीक है, टाइम भी गिवन है, अच्छा टाइम पूछ रहे, मास गिवन है 200 kg का, और h जिस हाइट तक लेके जा रहे हैं वो क्या है, 4 मीटर। मतलब ग्राउंड से एक मास को लिफ्ट किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ इंजन, और 4 मीटर हाइट तक लेके जाते हैं, और मास कितना है, 200 kg का। तो बेटा पावर का फार्मूला है, पावर इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम। वर्क डन किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। आपने टाइम निकालना है तो टाइम इधर लेके आए, टाइम इज इक्वल टू mgh डिवाइड बाई p। मास 200 है, g की वैल्यू अगर हम 10 ले लें और h हमारे पास है 4 डिवाइडेड बाय 1000, तो बेटा 0 0 कैंसिल आपस में, 2 4 8, तो टाइम आता है 8 सेकेंड्स का। कितना आता है 200 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय दिस, तो ये आपस में कैंसिल, तो 2 4 8, तो 8 सेकेंड टाइम आएगा। कितना आएगा, 8 सेकेंड, जो कि है ऑप्शन नंबर सी में 135, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा नेक्स्ट एमसीक्यू है 136, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल चेंज इन मोमेंटम। आइसोलेटेड सिस्टम से मुराद एक ऐसा सिस्टम जिस पे एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू क्या हो, वो जीरो हो, इंटरेक्टिंग बॉडीज पे जिनसे सिस्टम बना था, या जिन बॉडीज के इंटरेक्शन को आप स्टडी करें एक सिस्टम के अंदर, तो सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू क्या है, वो जीरो हो, तो फिर मोमेंटम के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन। अगर आप टोटल मोमेंटम की बात करेंगे दैट विल रिमेन कांस्टेंट, लेकिन अगर आप चेंज इन मोमेंटम की बात करेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू जीरो। याद रखिए, चेंज इन मोमेंटम आइसोलेटेड सिस्टम के लिए क्या होता है, वो जीरो होता है, जबकि टोटल मोमेंटम विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। तो इस पे ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है। 136 में ऑप्शन नंबर डी है। 137, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी कैन नेवर बी नेगेटिव, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम। जो स्केलर क्वांटिटीज है वो हमेशा के लिए हम पॉजिटिव लेते हैं, तो इसमें स्पीड स्केलर है तो स्पीड विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट है, स्पीड 137 में सी है। द एंगल फॉर विच अ प्रोजेक्टाइल कवर्स हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू, वो एंगल क्या होगी। याद रखिए, हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए, हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए हमारे पास जो इक्वेशन है मैक्सिमम के लिए, हम कहते हैं मैक्सिमम रेंज इज कवर्ड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, और उसका आपके पास, उसके लिए आपके पास जो वैल्यू आती है वो है vi² डिवाइड बाई 2g, दैट इज फॉर थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब एक ये आपके पास मैक्सिमम है। अब आपसे पूछ रहे कि वो एंगल बताइए कि जिस पे आपके पास जो वैल्यू आती है वो मैक्सिमम के हाफ के बराबर आ जाए, वो एंगल बताइए। तो याद रखिए, आप रेंज का फार्मूला लिखते हैं
वी आई स्क्वेयर साइन 2 थीटा डिवाइड बाय जी, ठीक है। अब अगर मैं थीटा की जगह 15 पुट कर दूं, 15 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, वी आई स्क्वेयर साइन ऑफ 15 इंटू 2 30 हो जाएगा डिवाइड बाय जी। दैट इज रिप्रेजेंटिंग द मैक्सिमम वैल्यू। इफ अगर फर्ज करें पहले से मैक्सिमम आपने पुट किया है कि मैक्सिमम के बराबर है, तो आर मैक्सिमम तो ये हो गया। और साइन 30 की वैल्यू बेटा आपके पास आती है 0.5, जिसको आप लिखते हैं 1/2। तो वो एंगल कौन सा होगा आपके पास, 15 डिग्री। कौन सी डिग्री, 15 डिग्री। तो द आंसर इज इन ऑप्शन नंबर सी, 138, ऑप्शन सी। द एंगल शुड बी 15 डिग्री। 139, the kinetic energy of a body of mass 0.5 kg and momentum 3 Newton second is equal to, यहां पे काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन शो किया गया है। काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का जो रिलेशन है वो आपने पढ़ा है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर डिवाइड बाय 2m। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर डिवाइड बाय 2m। अब अगर आपको मास गिवन है, मास कितना गिवन है 0.5 और मोमेंटम की वैल्यू है 3 न्यूटन सेकेंड, तो 3 का जो जब स्क्वायर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो 9 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय 5, और यहाँ से पॉइंट के लिए ऊपर 10 लिखा जाएगा। ये 5 to 10 के साथ कैंसिल, तो 9 जूल। तो द आंसर इज 9 जूल। दैट इज ऑप्शन नंबर सी। अगेन 139 में भी ऑप्शन नंबर सी आ रहा है। MCQ है 140, फ्री फॉल मोशन ऑफ अ बॉडी इज 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, और ऑप्शन डी है बोथ 1 and 2 डायमेंशनल। याद रखिए फ्री फॉल मोशन 2 डायमेंशनल भी हो सकता है, 1 डायमेंशनल भी हो सकता है। 1 डायमेंशनल की मिसाल फर्ज करिए ये मार्कर है और ये मैं इस तरह गिराता हूँ, तो अगर ये लीनियरली नीचे जाता है अलॉन्ग द लाइन, तो इसका मतलब ये है कि ये अगर इसके लिए जी की वैल्यू कांस्टेंट हो तो दैट इज़ 1 डायमेंशनल मोशन, जिस तरह पैराट्रूपर गिरता है, ठीक है। तो दैट इज़ एन एग्जांपल ऑफ 1 डायमेंशनल मोशन। लेकिन प्रोजेक्टाइल मोशन जो होता है उसमें भी आप कहते हैं कि नो एयर रेजिस्टेंस, द वैल्यू ऑफ जी विल रिमेन कांस्टेंट। तो प्रोजेक्टाइल मोशन भी याद रखिए फ्री फॉल मोशन की एग्जांपल है। और ये जो मिसाल है आप पढ़ते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन 2 डायमेंशनल मोशन, इसमें एक्स कंपोनेंट बी और वाई दोनों में दोनों के अलॉन्ग आपके पास मोशन होती है। वर्टिकल डिस्टेंस भी कवर होती है, हॉरिजॉन्टल भी कवर होती है। तो आप कह सकते हैं कि दोनों तरह का ये 2 डायमेंशनल भी है और 1 डायमेंशनल भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इसमें। 141 MCQ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन कंटेक्ट फोर्सेज। आप कहते हैं कि जब भी बॉडीज के दरमियान इंटरेक्शन होती है तो या तो फोर्स कंटेक्ट होगी, फिजिकल कंटेक्ट जरूरी है इंटरेक्शन के लिए, या नॉन कंटेक्ट फोर्स, डिस्टेंस से भी फोर्स लगता है। नॉन कंटेक्ट से मतलब एक्शन एट डिस्टेंस, जिस तरह ग्रेविटी का फोर्स है, जिस तरह इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द चार्जेस होती है, जिस तरह मैग्नेटिक फोर्स है बिटवीन द 2 मैग्नेट्स, डिस्टेंस से ही एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करती है। तो इनमें से नॉन कंटेक्ट फोर्स कौन सा है, कौन सा नहीं है? तो electric force is a non-contact force, magnetic force is a non-contact force, gravitational force is a non-frictional force is a contact force। frictional force तब लगती है जब आपका इंटरेक्शन ज़मीन के साथ या किसी रफ सरफेस के साथ आता है। जब आप इंटरेक्ट करते हैं तब मतलब फिजिकल टच इसके लिए ज़रूरी है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ non-contact force? तो frictional force is a not frictional force is a contact force। ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट है। 142, let the range covered by projectile is 20 meter, then the height covered by projectile will be equal to the range at an angle of, एक ऐसा एंगल कि जिस पे रेंज की वैल्यू जो है जो कि 20 मीटर थी हाइट के बराबर हो जाए। मतलब वो एंगल जिसके लिए रेंज और हाइट की वैल्यू आपस में इक्वल हो, तो दैट एंगल आपने पढ़ा हुआ है कोर्स के दौरान 76 डिग्री। वो एंगल है जिस पे रेंज और हाइट दोनों की वैल्यू सेम होती है। ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट है। ऑप्शन बी 142 में ऑप्शन नंबर बी आता है। अच्छा 143 MCQ है, वर्क डन बाय बॉडी विल बी नेगेटिव एट एन एंगल। मुख्तलिफ एंगल्स गिवन है आपको। अगर ये कंसेप्ट याद है कि थीटा अगर बेटा आपके पास ग्रेटर देन 0 हो या इक्वल है या इक्वल हो तो आपके पास वर्क डन पॉजिटिव होता है। इक्वल ग्रेटर देन 0, अगर इक्वल टू 90 हो तो वर्क डन, इसके लिए वर्क डन पॉजिटिव होगा, इसके लिए वर्क डन की वैल्यू हमेशा के लिए 0। और अगर थीटा ग्रेटर देन 90 हो
तो उस केस के लिए वर्डन की वैल्यू क्या होगी, वो नेगेटिव। तो आप कैसा एंगल इसमें देखे कि जो 90 से ग्रेटर हो। इनमें तमाम ऑप्शन में एक ऑप्शन है डी जो 120 है, तो 120 इज एन एंगल विच इज ग्रेटर देन 90, सो फॉर इट द वर्डन कैन बी नेगेटिव। 144 MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी। मुख्तलिफ यूनिट एनर्जी के गिवन है, अर्ग गिवन है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट गिवन है, जाउल गिवन है, किलो वाट आवर गिवन है। तमाम के तमाम एनर्जी के यूनिट है, लेकिन ऐसा यूनिट इसमें जो है वो है जाउल। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट है। 145 1 मेगावाट आवर इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर। आपने पढ़ा हुआ है कि 1 किलोवाट आवर जो है वो 3.6 × 10⁻⁶ जाउल के बराबर होता है। लेकिन अगर हम 1 मेगावाट आवर की बात करें तो आपको पता है मेगा इस्तेमाल होता है 10⁻, मेगा किलो से 1000 टाइम्स ज़्यादा है, तो इसके लिए पावर आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, अब 9 को हम लिख सकते हैं, 9 10⁹ पावर रिप्रेजेंट करते हैं गीगा को, तो हम इसको गीगा जाउल लिख सकते हैं। 1 मेगावाट आवर इज इक्वल टू 3.6 गीगा जाउल। तो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर डी। 146 MCQ है, टू बॉडीज ऑफ masses m and 2m हैव सेम मोमेंटम। दो मासेस है, डिफरेंट मासेस है, एक m है दूसरा 2m है, लेकिन उनका मोमेंटम सेम है। देयर रिस्पेक्टिव काइनेटिक एनर्जीज विल बी, द रेशियो बिटवीन देयर काइनेटिक एनर्जीज विल बी, ये गिवन है। तो आपने पढ़ा है रिलेशन E इज इक्वल टू p²/2m। अगर आपके पास मोमेंटम कांस्टेंट हो तो एनर्जी और मास के काइनेटिक एनर्जी के दरमियान में इनवर्स रिलेशन पाया जाता है। तो अगर आप रेशो निकालते हैं तो E1/E2 के लिए जो रेशो बनेगा मासेस का, वो बनेगा m2/m1। तो बेटा m1 की वैल्यू उन्होंने m दी है और m2 की वैल्यू उन्होंने 2m दी है, तो अगर आप इनको आपस में कैंसल आउट कर दे तो रेशो आ जाएगा 2:1। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी गिवन है, ऑप्शन डी, दैट इज द करेक्ट वन। MCQ 147 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। मुख्तलिफ ऑप्शंस गिवन है, इनमें कहते हैं कि इनमें से कौन सी एनर्जी की एक फॉर्म है, पावर, मोमेंटम, प्रेशर, लाइट। तो लाइट या साउंड, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है। 148 body A moving with velocity 10 meter per second collides with an identical body B at rest। आइडेंटिकल बॉडी से मुराद बॉडी ए और बॉडी बी दोनों का मास सेम है। बॉडी ए की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, जबकि बॉडी बी रेस्ट में है। जब ये कोलाइड करते तो आपने पढ़ा था इलास्टिक इन वन डायमेंशन में, जो आपके पास एप्लीकेशंस थे, कि जब भी तो ऐसे मासेस आपस में इलास्टिकली टकराते हैं कि जिनके मासेस सेम हो, तो हमेशा के लिए उनकी वेलोसिटीज आपस में इंटरचेंज हो जाती है। तो ए की वेलोसिटी 10 थी, बी की वेलोसिटी 0 थी। अब जब टकरा गए तो बी की वेलोसिटी 10 हो जाएगी और ए रेस्ट में आ जाएगा। तो ए ऑप्शन इसमें करेक्ट है। 148 में आपके पास ऑप्शन नंबर ए आता है, 10 मीटर पर सेकेंड। वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज मैक्सिमम कांस्टेंट जीरो नेगेटिव। याद रखिए, सेंट्रीपिटल फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो कि एक बॉडी को सर्कुलर पाथ में मोशन पे मजबूर करती है, लेकिन सर्कुलर मोशन के दौरान सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो वेलोसिटी को हमेशा के लिए परपेंडिकुलर होता है। तो याद रखिए, अगर सेंट्रीपिटल फोर्स वेलोसिटी को परपेंडिकुलर है, इट मीन सेंट्रीपिटल फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व को भी परपेंडिकुलर है। और जब परपेंडिकुलर हो तो थीटा क्या होती है हमारे पास 90। तो वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स एफ डी cos ऑफ 90, और cos 90 से आता है 0, so work done will always be 0 by the centripetal force। तो the correct option is option number C। MCQ 150 MCQ है, which of the following option is true for Vx, Vy and acceleration G at summit point during the projectile motion respectively। अच्छा, आप लोगों ने पढ़ा है कि जब कोई बॉडी प्रोजेक्टाइल मोशन करती है, दैट इज़ अ 2 डायमेंशनल मोशन, तो जो समिट पॉइंट होता है, हाईएस्ट पॉइंट जो जिसे हम कहते हैं समिट पॉइंट, इस पॉइंट पे याद रखिए, यहाँ पे अगर आप बात करें
आपके पास वेलोसिटी जो है का एक्स कंपोनेंट ये थ्रू द मोशन सेम रहता है अगर आप इसको देखें, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट में डिक्रीज आता है। हाईएस्ट पॉइंट पे वी एक्स की वैल्यू वही रहती है, मतलब कांस्टेंट, लेकिन वी वाई क्या हो जाता है, जीरो। और थ्रू द मोशन जी की वैल्यू क्या रहती है, वो कांस्टेंट। मैंने कहा था फ्री फॉल मोशन है, तो वी एक्स कांस्टेंट होना चाहिए, वी वाई को जीरो होना चाहिए और जी को भी कांस्टेंट। तो वो ऑप्शन ठीक होगा जिसमें कांस्टेंट जीरो और कांस्टेंट गिवन हो, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। 151 विच वन इज नॉट द यूनिट ऑफ पावर। मुख्तलिफ ऑप्शन आपके पास गिवन है, इनमें से कौन सा पावर का यूनिट नहीं है। वाट इज द यूनिट ऑफ पावर, ऐसा यूनिट है जाउल पर सेकेंड। हम कहते हैं कि पावर वर्ड पर यूनिट टाइम है, तो जाउल पर सेकेंड भी आ सकता है। हार्स पावर इज आल्सो द यूनिट ऑफ पावर। कमर्शियल है, जिस तरह आप मुख्तलिफ पंप्स वगैरह जो होते हैं उसमें हार्स पावर में, इंजेक्टर वगैरह में हार्स पावर में पावर लिखा होता है, इस यूनिट इस्तेमाल हो सकता है। किलोवाट आवर इज नॉट द यूनिट ऑफ पावर, इट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। तो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। 152 ऑल बॉडीज लाइट और हेवी फॉल्स विद सेम वेलोसिटी, सेम एक्सेलरेशन, सेम फोर्स, सेम मोमेंटम। याद रखिए, अगर लाइट और हेवी बॉडी सेम, मतलब अगर आप उसको एक हाइट से गिराते हैं तो दोनों की एक्सेलरेशन सेम रहती है, वेलोसिटी भी चेंज होती है, दोनों पे फोर्स भी डिफरेंट लगता है, और दोनों जब वेलोसिटी चेंज होती है तो साथ में मोमेंटम की वैल्यू भी चेंज होगी। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहती है, और वो है ऑप्शन नंबर बी हमारे पास। नेक्स्ट है 153 इफ द गिवन पार्टिकल्स हैव सेम मोमेंटम द काइनेटिक एनर्जी विल बी मैक्सिमम फॉर। मुख्तलिफ आपके पास पार्टिकल्स गिवन है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल। पूछ रहे कि इनमें काइनेटिक एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी। तो अगर आपको रिलेशन याद है काइनेटिक एनर्जी का मास के साथ, जो कि इधर मैंने लिखा था, ये रिलेशन, ये काइनेटिक एनर्जी और मास के दरमियान रिलेशन है कांस्टेंट मोमेंटम पे। अगर इन चारों पार्टिकल्स का मोमेंटम सेम हो तो काइनेटिक एनर्जी मास के साथ इनवर्सली रिलेटेड है। अब जिस पार्टिकल का मास कम होगा उस पार्टिकल की एनर्जी की वैल्यू ज्यादा होगी। तो इलेक्ट्रॉन का मास इन सब में सबसे कम है, तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट है। MCQ 154 बाय डबलिंग द मास ऑफ द बॉडी विच क्वांटिटी विल बिकम्स डबल। पोटेंशियल एनर्जी डबल होगी, काइनेटिक डबल होगी, मोमेंटम डबल होगा, या तमाम डबल हो सकते हैं। याद रखिए, जितने भी टर्म्स मैंने अभी पढ़े हैं ये तमाम के तमाम टर्म्स मास पे डिपेंड करते हैं। अब इनके मास इसका रिलेशन हम पढ़ते हैं कि अगर तमाम का तमाम मास के साथ रिलेशन लीनियर हो तो फिर तो तमाम डबल होंगे। अगर आप पोटेंशियल एनर्जी को देखें तो पोटेंशियल एनर्जी में mgh आता है, तो यहाँ पे भी रिलेशन आपके पास क्या है, वो लीनियर है। तो अगर ये डबल करेंगे पोटेंशियल डबल हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी की सूरत में है हाफ mv², अगेन द रिलेशन इज लीनियर फॉर कांस्टेंट स्पीड। तो यहाँ पे भी अगर आप मास को डबल करेंगे काइनेटिक डबल हो जाएगी। और तीसरा है मोमेंटम, p इज इक्वल टू mv। यहाँ पे भी आपको पता है कि कांस्टेंट वेलोसिटी पे p और m के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है और वो लीनियर है। तो मतलब मास डबल करने से तमाम के तमाम डबल हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट है। 155 a ball projected at 45 degree with horizontal, the range covered by the ball is 20 meter. What will be the maximum height to which it will rise? 45 डिग्री पे जो रेंज कवर हुआ है वो 20 मीटर है। तो हाइट एक प्रोजेक्टाइल कितना कवर करेगा इसी एंगल पे। तो अगर आपको डायरेक्ट रिलेशन याद हो कि प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान आपने पढ़ा था कि 76 डिग्री पे रेंज और हाइट सेम होते हैं, लेकिन आपने ये भी पढ़ा है कि 45 डिग्री पे रेंज हाइट से 4 गुना ज़्यादा होता है। अब अगर आपको रेंज की वैल्यू गिवन है जो कि है 20, तो आप हाइट मालूम कर सकते हैं बाय दिस रिलेशन। 20/4 इज इक्वल टू h, 4 5 20। तो हाइट कितना होगा बेटा, 5 मीटर होगा। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है। 156 the rate of change of momentum multiplied by the displacement gives us। आपने पढ़ा था कि जो फोर्स है और मोमेंटम है उनके दरमियान रिलेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम से क्या मुराद है बेटा, इससे मुराद फोर्स है।
और इन्होंने इस एमसीक्यू में कहा है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मल्टीप्लाइड बाय द डिस्प्लेसमेंट, तो डेल बी बाय डेल टी मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा ये क्या रिप्रेजेंट करता है? फोर्स को। तो मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से क्या आ सकता है? वर्क आ सकता है, वर्क के लिए है। तो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, दैट इज वर्क। 156 में ऑप्शन बी आता है। 157 में है इन एन इनइलास्टिक कोलिजन व्हाट इज कंजर्व्ड। हमने पढ़ा है कि ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक एनर्जी कोलिजन दो तरह की हो सकती है। इलास्टिक कोलिजन होगी तो मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों कंजर्व रहते हैं, टोटल एनर्जी भी कंजर्व रहती है। लेकिन जब इनइलास्टिक हो तो मोमेंटम और टोटल एनर्जी तो कंजर्व रहती है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती। ये अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है, जिस तरह थर्मल है, जिस तरह आपके पास हीट एनर्जी है, ठीक है, साउंड है, इनमें आप ये कन्वर्ट हो सकती है। तो व्हाट इज कंजर्व्ड? मोमेंटम इज कंजर्व्ड। मोमेंटम कंजर्व हो सकता है, बाकी ऑप्शन आपके पास कंजर्व, ए ऑप्शन कंजर्व नहीं है, काइनेटिक एनर्जी में चेंज आता है। बी, अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट 10 मीटर, बॉल इज एम्बेडेड इन सैंड 1.5 मीटर इन स्टॉप्स। एक बॉल है जिसको हम ऊपर से गिराते हैं तकरीबन एक हाइट 10 मीटर हाइट से। जब ये बॉल सैंड पे गिरता है तो ये सैंड के अंदर धंस जाता है, 1.5 मीटर अंदर चला जाए, वहाँ पे रुक जाता है। मतलब ये है कि कोलिजन हुई है, लेकिन कोलिजन कौन सी है? इनइलास्टिक कोलिजन है। इस इनइलास्टिक कोलिजन के दौरान आपने पढ़ा था, अभी पढ़ा है कि मोमेंटम तो कंजर्व रहता है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी कोई कंजर्व नहीं रहती। तो ऑप्शन ए है मोमेंटम, ओनली मोमेंटम कंजर्व, ओनली काइनेटिक एनर्जी कंजर्व, बोथ मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी कंजर्व, नन ऑफ दीज। तो मोमेंटम इज कंजर्व्ड। ए ऑप्शन आपके पास करेक्ट है। 158 में ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। 159 कोलिजन से रिलेटेड है। अ बॉडी ऑफ मास m, हेवी मास की बात हो रही है, मूव्स विद वेलोसिटी v एंड कोलाइड्स इलास्टिकली विद अनदर बॉडी ऑफ मास m। रिलेशन इस तरह गिवन है कि दो बॉडीज है, लेकिन जो बॉडी m है और ये m है, आपको ये भी गिवन है कंडीशन कि m इज वेरी मच ग्रेटर देन स्मॉल m। तो अगर ऐसी एक हेवी मास इस छोटे मास का टकराएगा तो पूछा गया है कि इस हेवी मास की वेलोसिटी जो पहले इनिशियली v थी, टकराने के बाद क्या होगी? तो आपने पढ़ा था एप्लीकेशन में कोलिजन के एप्लीकेशंस में कि जब भी एक इस तरह की हेवी बॉडी जिसका मास इस मास के मुकाबले बहुत ज़्यादा हो टकराती है एक छोटे मास के साथ, तो इसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आता, जबकि छोटे मास की वेलोसिटी इसके मुकाबले में डबल हो जाएगी। तो आपसे अब इसी बॉडी की मास का पूछा गया है, वेलोसिटी का पूछा गया इस मास के लिए, कैपिटल M के लिए। तो इसकी वेलोसिटी अगर पहले v थी तो अभी आपके पास क्या होगी? v होगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए गिवन है। 160 एमसीक्यू है। एमसीक्यू 160, जब एक पॉजिटिव चार्ज को दूसरे पॉजिटिव चार्ज के करीब आप लेके जाते हैं तो जो वर्डन होता है वो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, क्या होगा? ठीक है, तो ये एक चार्ज बॉडी है, ये दूसरी चार्ज बॉडी है। ठीक है, जब मैं इस चार्ज बॉडी को के करीब लेके जाऊंगा तो याद रखिए इस चार्ज का जो फील्ड है वो इस तरफ है, इस तरह है। तो ये चार्ज इस चार्ज पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, जबकि मैं इसको डिस्प्लेस इसके अपोजिट डायरेक्शन में कर रहा हूं। तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों आपस में अपोजिट डायरेक्शन में है। इस चार्ज का जो फील्ड है उसको ये डिस्प्लेसमेंट क्या है? ये अपोजिट है। तो चूंकि ये दोनों आपस में अपोजिट आ रहे हैं तो थीटा की वैल्यू क्या होगी? 180, और cos 180 की वैल्यू वर्डन के दौरान क्या होती है? नेगेटिव। तो द वर्डन विल बी नेगेटिव। यहाँ पे आप फोर्स के लिए, चार्ज पे ये फोर्स लगा है तो आप F इज इक्वल टू क्यू ई लेते हैं, तो माइनस क्यू ई इंटू डी आपके पास। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, नेगेटिव। 160 ऑप्शन सी। अच्छा 161, m डायमेंशन गिवन है, m पावर 1, l पावर 1, t पावर -1 is the dimension of work, energy, both work and energy, none of these. m l t -1 ये है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो ये जो डायमेंशन है ये असल में है मोमेंटम के लिए, इनमें से किसी के लिए नहीं है, तो नन ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट है। 162, for an efficient machine if the efficiency is equal to 1,
विच रिलेशन होल्ड्स ट्रू। हमने पढ़ा हुआ है कि एफिशिएंसी जो है किसी मशीन के लिए वो रेशो है आउटपुट वर्क का इनपुट वर्क के साथ। मतलब ये है कि अगर आप किसी मशीन को एनर्जी देते हैं इनपुट के तौर पे, तो अगर वो उस इनपुट एनर्जी का ज़्यादातर पार्ट यूजफुल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, यूजफुल वर्क में कन्वर्ट करता है, तो हम कहते हैं ऐसे मशीन की एफिशिएंसी ज़्यादा है। एफिशिएंसी 1 से मुराद ये है 100%। क्या है बेटा? 100%। तो ये तब आ सकता है अगर आपके पास आउटपुट वर्क और इनपुट वर्क आपस में क्या हो, इक्वल हो। अगर आपने 100 जूल एनर्जी दी है और इस मशीन ने पूरी 100 जूल एनर्जी यूजफुल वर्क में कन्वर्ट की है, तो ऐसे मशीन के लिए फिर क्या होगा, आपके पास एफिशिएंसी 100% होगी, जिसको 100 बाय 100 इज इक्वल टू 1 हम लिख सकते हैं। तो इनपुट शुड बी इक्वल टू द आउटपुट। ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट है। 163 25 अर्ग एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू। अर्ग और जाउल दोनों एनर्जी के यूनिट है, तो अर्ग को इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी जाउल रिप्रेजेंट किया गया है। 25 अर्ग से मुराद 25 और 1 अर्ग की वैल्यू जो होती है वो 10 - 7 जाउल के बराबर होती है। तो अगर ये फॉर्म गिवन हो ये ठीक है, जबकि इसमें एक ऑप्शन गिवन है 0.25 10⁻⁻⁵। जब आप डेसिमल पॉइंट को यहाँ से यहाँ तक लेके जाएंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, पावर +2 ऐड हो जाएगा। तो 0.25 - 5 जाउल आपके पास इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। 164 MCQ है। द रेशियो ऑफ पोटेंशियल एनर्जीज ऑफ टू मासेस गिवन बाय द रिलेशन m1 इज इक्वल टू 4m2 एट द सेम एलिवेशन। अगर दो मासेस है सेम हाइट पे और उनके दरमियान मासेस का रेशियो जो गिवन है वो ये इस तरह का हो, m1 क्या हो बेटा आपके पास 4m2 के बराबर हो, तो रेशियो किस तरह हो जाएगी इनकी 4। अब आपसे इनकी एनर्जीज का रेशियो पूछा गया, तो पोटेंशियल एनर्जी 1 पोटेंशियल एनर्जी 2 आप लिखते हैं mgh। वजह क्या है, g तो दोनों के लिए कांस्टेंट है, दोनों सेम हाइट पे है, तो h और h इसके साथ 1 और 2 हम लिख सकते हैं, ये दोनों आपस में कैंसिल, तो रेशियो आ जाएगा m1/m2। m1/m2 किसके बराबर है 4 के, तो द रेशियो बिटवीन देम विल बी 4:1, जो कि ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। 165 MCQ है। विच मैथमेटिकल फॉर्म रिप्रेजेंट्स द पावर, फार्मूला फॉर पावर। तो P इज इक्वल टू वर्क इंटू टाइम गलत है, P इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी ये भी गलत है, P इज इक्वल टू वेलोसिटी बाय टाइम ये भी गलत है, P इज इक्वल टू mgh बाय टाइम। जब आप किसी चीज़ को लिफ्ट करते हैं तो वहाँ पे वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी की सूरत में जाहिर होती है, तो ये ऑप्शन करेक्ट है पावर के लिए। ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है, जिसमें आप लिखते हैं पावर इज इक्वल टू mgh/t, ये करेक्ट ऑप्शन है। 166 द प्रोडक्ट ऑफ पावर डिलीवर्ड इन टाइम टेकन इज इक्वल टू। पावर हम लिखते हैं वर्क बाय टाइम। अब आपको कहा गया है कि पावर और टाइम का जो प्रोडक्ट होता है वो किसके बराबर होता है, तो दैट इज इक्वल टू द वर्क। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट है। 167 एरिया अंडर द फोर्स डिस्टेंस ग्राफ रिप्रेजेंट्स। फोर्स डिस्टेंस ग्राफ जो है उनके दरमियान ग्राफ के अंदर जो एरिया आता है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करेगा वर्क को, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है ये दोनों पैरामीटर हम वर्क के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये ग्राफ आपके बुक में है, कांस्टेंट फोर्स के लिए भी है, कांस्टेंट फोर्स के लिए इस तरह का ग्राफ आपको गिवन है। अब इसके नीचे जो एरिया आएगा दैट विल रिप्रेजेंट द वर्क डन, ये वर्क डन को रिप्रेजेंट करेगा। ये कांस्टेंट के लिए, और आपने एक पढ़ा था वेरिएबल फोर्स के लिए इस तरह, ठीक है। तो इसके नीचे भी जो एरिया आता है दैट विल रिप्रेजेंट द वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स। तो वर्क मेनली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वर्क को, तो ये ऑप्शन नंबर सी है। 167 में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 168 वर्क डन इज इक्वल टू हाफ इफ डी। सिंपल सा एमसीक्यू है कि वर्क डन अगर आपके पास लिखा जाए हाफ इफ डी, इससे क्या मुराद है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल क्या होगी। तो याद रखिए वर्क डन का फार्मूला है एफ डी कॉस ऑफ थीटा। अगर मैं थीटा की वैल्यू को 60 रखूँ तो cos 60 की वैल्यू आती है 0.5, जिसको मैं लिख सकता हूँ 1/2।
तो आपके पास ये ऑप्शन आ सकता है। किस एंगल पे? 60 डिग्री पे। तो 168 में जो 168 है उसमें जो ऑप्शन ठीक है वो ऑप्शन नंबर सी है, 60 डिग्री। 169, द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी अलोंग अ कर्व पाथ। किसी भी कर्व पाथ के अलोंग जो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का रेशियो होता है वो हमेशा के लिए 1 से लेस होगा। आपने पढ़ा है कि किसी स्ट्रेट पाथ के लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जो है इनका रेशियो 1 के बराबर होता है। याद रखिए, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का जो रेशियो है फॉर द स्ट्रेट पाथ ये 1 के बराबर होगा। लेकिन किसी भी कर्व पाथ के लिए, स्ट्रेट के लिए तो ये ठीक है, लेकिन किसी कर्व पाथ के लिए बिटवीन द 2 पॉइंट्स डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हमेशा के लिए ये पाथ इसके मुकाबले में कम होगा, इसकी लेंथ कम होगी, तो इसका रेशियो में से के लिए 1 से क्या होगा, वो लेस होगा। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, 169 ऑप्शन नंबर बी। 170, the work done along a closed path will be zero by the normal force, frictional force, weight, tension। ये जो MCQ है ये कंजर्वेटिव फोर्स के हवाले से है। हमने कहा है कि कंजर्वेटिव फोर्स जब क्लोज पाथ में वर्क डन करेगा तो वर्क डन की वैल्यू हमेशा हमारे पास जीरो आएगी। तो इनमें से नॉर्मल, फ्रिक्शनल और टेंशन, ये 3 फोर्सेस जो है दीज आर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। सिर्फ वेट जो है ग्रेविटेशनल फोर्स, weight mean gravitational pull, gravitational force, that is a conservative force and the work done by this force along the closed path can be 0। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट है। MCQ 171, which statement is not true about the projectile motion। ऑप्शन गिवन है कि प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है। नहीं, ये कांस्टेंट नहीं है, इस पे वेरिएशन आता है। अपवर्ड जाते हुए कम होता है, नीचे आते हुए इंक्रीज हो जाता है। हाईएस्ट पॉइंट पे, समिट पे 0 होता है। v इज कांस्टेंट, ये ठीक है। g इज कांस्टेंट, ये भी ठीक है। नो एयर रेजिस्टेंस, ये भी ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो गलत है, उसमें चेंज आता है। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ए। 172 MCQ जो है, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन इज सेम फॉर द फॉलोइंग पेयर्स। ये जो MCQ दिया गया एक कंप्लीमेंट्री एंगल्स के लिए दिया है। ऐसे 2 एंगल्स के जिनका सम 90 के बराबर आता हो, ऐसे एंगल्स के, ऐसे 2 एंगल्स के लिए हमेशा के लिए किसी प्लेन में रेंज की वैल्यू जो होती है वो सेम रहती है। तो आप तमाम ऑप्शंस को दे के आपस में ऐड कर दें। अगर 90 जिस भी कम्बिनेशन से आता है तो आपके लिए उन दोनों एंगल्स की रेंज की वैल्यू सेम हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर सी है, 33 डिग्री एंड 57 डिग्री, दोनों को मिलाएंगे तो 90 बन सकता है। तो ये ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी है 172 में। 173 MCQ है, द एस्केप वेलोसिटी फॉर अ मास ऑफ 10 kg इज 11 किलोमीटर पर सेकेंड। 10 किलोग्राम मास को अगर हम एस्केप वेलोसिटी, द मिनिमम वेलोसिटी दैट इज गिवन टू एन ऑब्जेक्ट टू एस्केप इट फ्रॉम द ग्रेविटेशनल फील्ड। तो अगर 10 kg मास को आपने एस्केप कराना हो ग्रेविटेशनल फील्ड से तो इसके लिए रिक्वायर्ड वेलोसिटी गिवन है 11 किलोमीटर पर सेकेंड। ये कहते हैं अगर मास हमारे पास 100 kg हो तो इसके लिए कितनी एस्केप वेलोसिटी होगी। तो याद रखिए, एस्केप वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास। मास हेवी हो या लाइट हो, तमाम के लिए एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू सेम होती है। तो इसके लिए भी एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू 11 किलोमीटर पर सेकेंड होगी। अर्थ के लिए, ये अर्थ से अगर आप इसको प्रोजेक्ट करेंगे, जुपिटर के लिए अलग होगी, मून के लिए अलग होगी। ये पॉइंट आपने, क्योंकि उस प्लैनेट के मास पे डिपेंड करता है लेकिन ऑब्जेक्ट के मास पे ये डिपेंड नहीं करता। तो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। 174 MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑलवेज हैव द सेम डायरेक्शन। मुख्तलिफ पेयर्स फिजिकल क्वांटिटीज के लिए गिवन है। कहते हैं कि इनमें से किन 2 पेयर्स का डायरेक्शन हमेशा के लिए सेम होता है। जो डायरेक्शन एक का होगा वो दूसरे का भी हमेशा के लिए होगा। तो सिर्फ और सिर्फ एक है, फोर्स और एक्सेलरेशन। न्यूटन सेकंड लॉ में आपने पढ़ा था कि जब किसी बॉडी पे आप फोर्स लगाते हैं तो उसी फोर्स की डायरेक्शन में बॉडी में एक्सेलरेशन पैदा होगी। हमेशा के लिए डायरेक्शन दोनों के लिए क्या होगा, वो सेम होगा। वेलोसिटी एक्सेलरेशन आपने भी पढ़ा था, परपेंडिकुलर भी हो सकते हैं, एंटी पैरेलल भी हो सकते हैं। फोर्स और वेलोसिटी का डायरेक्शन भी चेंज आपस में, ज़रूरी नहीं कि हर जगह पे ये सेम डायरेक्शन हो। तो और डी है ऑल ऑफ दीज, नहीं, सिर्फ ए, फोर्स और एक्सेलरेशन सेम हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट है। 175 वैल्यू ऑफ एस्केप वेलोसिटी विल बी ग्रेटर फॉर मून, अर्थ, जुपिटर, सेम फॉर ऑल। याद रखिए, एस्केप वेलोसिटी जो है वो प्लेनेट के मास पे डिपेंड करता है।
ठीक है। तो अगर किसी प्लेनेट का मास ज़्यादा है तो उसके लिए इसके वेलोसिटी की वैल्यू ज़्यादा होगी और साइज़ पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसमें जुपिटर का साइज़ मून और अर्थ से बड़ा है, मास भी ज़्यादा है, तो इसके वेलोसिटी जुपिटर के लिए सबसे ज़्यादा होगी। ऑप्शन नंबर सी है 175 में। MCQ 176, if kinetic energy of a body becomes 4 times of its initial value, the new momentum will be। अगर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाए, 4 गुना बढ़ जाए, तो मोमेंटम की वैल्यू में पहले P था, अब आपके पास P प्राइम कितना हो जाएगा। तो याद रखिए रिलेशन है P इज इक्वल टू अंडर द रूट 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो अगर आप इसको, ये आपके पास जो चेंज आया था, ये आपके पास जो वैल्यू होगी, ये कितनी इंक्रीज हुई है, 4 टाइम्स ऑफ द इनिशियल। तो अगर 4 गुना बढ़ेगी तो 4 का स्क्वायर रूट जो है वो 2 आता है। तो याद रखिए मोमेंटम आपके पास जो होगा, अगर आप इसमें इसकी वैल्यू पुट कर दे 4 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 आता है, तो मोमेंटम डबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डबल। तो आप ये रिलेशन इस तरह लेके कि P इज प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी, स्क्वायर रूट के साथ है, तो डबल हो जाएगा 2P। 176 में ऑप्शन नंबर सी आता है। 177, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अ रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स। तो आप लोगों ने रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज पढ़े हुए हैं, ठीक है। कोल, ऑयल और नेचुरल गैस, ये तीनों नॉन रिन्यूएबल है। जियोथर्मल एनर्जी इज अ रिन्यूएबल सोर्स। तो आपसे रिन्यूएबल का पूछा गया है तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। 177 में ऑप्शन नंबर डी है। 178, 100 जूल ऑफ एनर्जी इज गिवन टू मशीन। एक मशीन को 100 जूल एनर्जी दी गई है। इफ द मशीन इज 60% एफिशिएंट, अगर मशीन की एफिशिएंसी 65% हो, देन द आउटपुट वर्क विल बी। एफिशिएंसी आपको 65% गिवन है, इनपुट वर्क भी आपको गिवन है, आपसे आउटपुट का पूछ रहे कि आउटपुट कितना होगा। तो आप बेटा ये निकाल सकते हैं, फार्मूला आपको याद होगा कि एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100%। एफिशिएंसी की वैल्यू आपको गिवन है 65%, तो यहाँ पहले के 65% और इनपुट कितना गिवन है 100 मल्टीप्लाई बाय 100%। तो पहले दोनों तरफ से परसेंटेज काट ले, 100 के साथ 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 65 जूल दैट विल बी द आउटपुट वर्क। तो मतलब जब इस मशीन को 100 जूल एनर्जी सप्लाई की गई तो 65 जूल एनर्जी को इसने एज ए यूजफुल वर्क इस्तेमाल किया है, बाकी 35% ज़ाया कर चुका है। तो 65 में आपके पास ऑप्शन नंबर डी आता है। 179, फॉर अ कांस्टेंट मोमेंटम डबलिंग द मास ऑफ अ बॉडी, बाय डबलिंग द मास ऑफ अ बॉडी इट्स वेलोसिटी विल रिमेन द सेम, बिकम्स डबल, बिकम हाफ, बिकम्स 4 टाइम्स। हमने पढ़ा है कि कांस्टेंट मोमेंटम के लिए मास और वेलोसिटी के दरमियान रिलेशन इनवर्स होता है। क्या होता है, इनवर्स। तो अगर आप मास को डबल करते तो वेलोसिटी को हाफ होना चाहिए, बिकम हाफ। सी ऑप्शन करेक्ट है। लास्ट MCQ है कि द वर्क डन बाय अ मास A इज डबल एज कंपेयर टू द मास B फॉर द सेम फोर्स। अगर दो मासेस है A और B और दोनों पे सेम फोर्स कर रही है तो मास A के लिए वर्डन की वैल्यू डबल हो सकती है। देखिए अगर दोनों सेम एंगल के लिए एक सेम फोर्स सेम एंगल के लिए एक्ट करे तो जो बॉडी ज़्यादा डिस्प्लेस होगी उसके लिए वर्डन की वैल्यू क्या होगी, वो ज़्यादा होगी। तो डिस्प्लेसमेंट्स गिवन है, डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन गिवन है। तो आपके पास अगर डिस्प्लेसमेंट A, बॉडी A के लिए डबल हो, देन द डिस्प्लेसमेंट B के मुकाबले में अगर बॉडी A ने डिस्प्लेसमेंट डबल कवर किया हो तो इसके लिए वर्डन की वैल्यू भी क्या होगी, वो डबल होगी। क्या होगी, डबल होगी एज कंपेयर टू B। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। तो स्टूडेंट्स ये डिस्कशन थी चैप्टर नंबर 3 और 4 के MCQs की, इस टेस्ट की। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी MCQs की और ये आपको तैयारी करने में हेल्प देंगे ईटा के लिए या NMDK टेस्ट के लिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।